तो मुद्दे बहुत हैं, लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का मूड क्या कह रहा है संजय? आपने मुद्दों की चर्चा की, आपने ये सब भी बताया संदीप की पिछले पूरे सप्ताह क्या सब चीजें चल रही हैं, किस तरह से राजनीति करवट ले रही है यूपी में। लेकिन आपका जो अहम सवाल है कि यूपी का मूड क्या है आज, मुझे लगता है यूपी का मूड मेरी समझ से तो वही है जो पहले दिखाई पड़ता था। पहले से मुझे लग रहा है यूपी का मूड बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। कांटे का मुकाबला है दो धड़ों के बीच, एक तरफ समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी और उनके सहयोगी दल हैं। बसपा भी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है और एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ रही है। बट ये सारे स्पॉयलर्स का गेम का एक तरह से रोल प्ले कर रहे हैं। बीएसपी कहीं चुनाव में दिखाई नहीं पड़ती, कांग्रेस तो बिल्कुल ही नदारद दिखाई पड़ती है। प्रियंका गांधी ने चाहे जो भी स्लोगन दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिला वोटरों को लुभाने का पूरा प्रयास कर रही है प्रियंका गांधी, लेकिन पार्टी के पास कोई जनाधार नहीं है और वो मुझे कुछ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये दिखाई पड़ती है कि चुनाव दो धड़ों के बीच है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। जितना आगे मुझे पहले बीजेपी दिखाई पड़ती थी, शायद समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपना गठबंधन किया है और जिस तरह से अखिलेश यादव की बात को सुनने के लिए रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि जो फासला मुझे लगता था बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच लंबा था, वो फासला थोड़ा नैरो हो गया, वो कम हो गया है। लेकिन अभी भी जो मूल बात है कि यूपी का मूड क्या है, मुझे लगता है यूपी का मूड अभी भी बीजेपी के पक्ष में मुझे जाता हुआ दिखाई पड़ता है। संजय, एक और चीज बताइए, कल देखिए काफी कुछ गेम बदल गया है प्रचार प्रसार के लिहाज से। मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, पिच बदल दी गई है। जिस पिच पर खेलना था सबने उस हिसाब से अपनी तैयारियां की थी, अब वो पिच बदल दी गई है। तो ये बदली हुई पिच वर्चुअल माध्यम से जो प्रचार प्रसार होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसमें जो आप बात कह रहे हैं कि सीधी टक्कर अब होती दिख रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। बीएसपी ने तो बमुश्किल, मायावती ने कितनी 2 रैलियां की और अभी हाल फिलहाल में तो कोई रैली नहीं की। तो अब वो रैलियां भी नहीं होंगी और 15 तारीख के बाद भी यही सिलसिला आगे बढ़ता है। तो क्या जो हाशिए पर कांग्रेस और बीएसपी, और कांग्रेस और बीएसपी के समर्थक इस बात को लेकर मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन जो हाशिए पर जाती दिख रही थी वो और हाशिए पर चली जाएगी क्या इस बदले हुए अंदाज में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि संदीप, आप क्रिकेट का उदाहरण दे रहे थे, मैं हॉकी का उदाहरण देना चाहूंगा और ये बिल्कुल जो कहते हैं हकीकत है। इंडियन हॉकी टीम एक समय इतनी मजबूत होती थी, वो वर्ल्ड कप जीतती थी, वो सारे टूर्नामेंट जीतती थी, लेकिन इंडियन हॉकी कब से कमजोर पड़ी? जब जो ही एस्ट्रोटर्फ लाया गया। पहले तो प्लेन मैदान घास पर खेल होता था, एस्ट्रोटर्फ आते ही जो आपने कहा पिच बदल दी गई, एस्ट्रोटर्फ आते ही इंडियन हॉकी टीम तो मजबूत थी, लेकिन उनके खेल की जो कला थी वो बिल्कुल फीकी पड़ने लगी और ऐसा लगने लगा कि भाई अब उन्हें हॉकी खेलना ही नहीं आता और वो लगातार मैच हारना शुरू किए। मेरा आज आपने दिल, संजय बीच में रोक रहा हूं, बाग कर दिया। मैं हॉकी खिलाड़ी रहा हूं, बहुत हॉकी पीटी है मैंने अपनी जिंदगी में। और जब ये एस्ट्रोटर्फ आया था उससे पहले, मतलब बॉल रोकने का भी, आप पैरों के बीच में स्टिक को रख के बॉल रोकते थे। एस्ट्रोटर्फ आया तो आप ऐसे फ्लैट रख के बॉल को स्टॉप करते थे। ड्रिबल बेमानी हो गई, पावर प्ले आ गया, आपकी कला कहीं ना कहीं गौण होती दिखाई दी। तो ये चीजें इस चुनाव में अगले 60 दिन भी हमें देखने को मिलेंगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस बात का मैं जिक्र करना चाह रहा था संदीप, उस बात का आपने जिक्र कर दिया कि जब वर्चुअल रैलियां होंगी, अभी तो 15 जनवरी तक उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाई है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है ये रोक शायद कुछ दिन और आगे बढ़े। तो जब जो वास्तविक रैलियां वो नहीं होंगी और वर्चुअल रैलियां होंगी, तो इसका सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। जो लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह का नहीं रहेगा जिस तरह का होना चाहिए। बड़ी पार्टियों को इसका फायदा होगा और छोटी पार्टियों का इसका नुकसान होगा। और मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा, जब से ये ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हुआ है कोरोना के समय में, आप देखें कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों में तो लेवल प्लेइंग फील्ड रहा। उनके बच्चे संपन्न परिवार से आते हैं, उनके पास लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट कनेक्शन है। लेकिन सरकारी स्कूलों में क्या हालत हुई है? सरकारी स्कूल के बच्चों के पास ना तो लैपटॉप है, ना मोबाइल फोन है। एक घर में मोबाइल फोन है तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो वही शिक्षा
जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिल रही है और सरकारी स्कूल के बच्चों को मिल रही है, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल, और जब वो 12th के एग्जाम होंगे, बोर्ड के एग्जाम होंगे, दोनों को एक ही इम्तिहान देना है, दोनों को एक ही प्रश्न पत्र आएंगे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल एक तरह से बराबर नहीं रहा। यही हालत कुछ ना कुछ चुनाव में भी होने वाली है। बड़ी पार्टियों को इसका फायदा होगा, उनके पास ऑलरेडी सिस्टम सेटअप है, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं जिनको इसका अनुभव नहीं है और इतने कम समय में न तो अनुभव है न संसाधन है, इतने कम समय में उनके लिए इस तरह का अनुभव जुटाना, इस तरह का संसाधन जुटाने में दिक्कत होगी। तो लेवल अखिलेश यादव की चिंताएं, कुछ न कुछ गड़बड़ हो, चिंताएं बिल्कुल मुझे लगता है अखिलेश यादव की चिंताएं बिल्कुल वाजिब है, वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है। आशुतोष, आकलन कुछ बदला है क्या? पिछले हफ्ते का घटनाक्रम, बड़ी खबरें, जो आरोप प्रत्यारोप थे, वो फेहरिस्त मैंने गिनवा दी। आकलन कुछ बदला है क्या उत्तर प्रदेश के मूड को लेकर? नहीं, मैं संजय की राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही डीप ट्रबल में है। मैं इस शब्द का बार बार इस्तेमाल करता हूं। और अगर गोरखपुर की भाषा में बात करें तो बीजेपी फंसी हुई वहां पे, और बुरी तरीके से फंसी हुई है। इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि दरअसल होता क्या है कि हमारे जब से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन आया है, तब से ये सच्चाई बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हार भी सकते हैं। हकीकत यह कि 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी 10 राज्य हार चुकी है या बहुमत का आंकड़ा नहीं ले पाई है। तो पहली बात यह। दूसरी बात है, लोगों का यह भी कहना है कि दरअसल इतना ज्यादा कांग्रेस पार्टी का, माफ करिएगा, बीजेपी का बेस वोट इतना ज्यादा है कि दूसरी पार्टियां वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोट था वो 14% था, सिर्फ 14% विधानसभा के चुनाव में। और 2 साल के बाद वो बेस वोट बढ़ के 42-43% हो जाता है, यानी 28% का जंप आता है। तो अगर बीजेपी के बेस वोट में अगर 28% का जंप 2 साल में आ सकता है, तो समाजवादी पार्टी का जो मैक्सिमम वोट है वो 30% के आसपास जब मिलता है तो वो सरकार बनाते हैं। पिछली बार के चुनाव में 24% के आसपास उनके पास था। जब विधानसभा की अगर हम बात करें तो उसमें बड़े आराम से क्यों नहीं 14-15% का उछाल आ सकता है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि वो उछाल इस बार आने वाला है और उसको देखने की जरूरत है। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये महज इत्तेफाक की बात नहीं है कि जेपी नड्डा और इसके अलावा अमित शाह और साथ ही साथ राजनाथ सिंह, इन 3 बड़े कद्दावर नेताओं को उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अलग अलग जिलों में दी गई है। यह अप्रत्याशित है, यह ऐतिहासिक है और यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड लेवल पर भी जिस तरीके के कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह की जरूरत है, उसकी शायद कमी पड़ रही है। इसलिए इतने बड़े नेताओं नहीं, इसका मैं पलट का हूं, अगर आशुतोष यही यूएसपी है, 24/7 इलेक्शन मशीन है बीजेपी, और वो हर पहलू, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करती है, वो पूरी ताकत जोड़ देती है। मैं इसको इसे कमजोरी की निशानी माना जाए या इसे ताकत माना जाए बीजेपी की? नहीं, मैं इसको थोड़ा सा हाइपरबोलिक मानता हूं, क्योंकि यही वोट मशीन थी जो बिहार के चुनाव में एक बिल्कुल नए लड़के ने, 1 महीने पहले तक कहा जा रहा था कि वहां तो केक वॉक है आरजेडी उसके लिए, नीतीश कुमार और मोदी के लिए, और अंत में 0.07% का फर्क पड़ता है और सरकार इसलिए बन पाती है क्योंकि स्थानीय प्रशासन की मदद मिलती है। यही वो मशीनरी थी जो पश्चिम बंगाल के अंदर बुरी तरीके से हार जाती है। यही वो मशीनरी थी जो झारखंड में हारती है, जो महाराष्ट्र के अंदर हारती, गोवा में हारती, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हारती है, हरियाणा में बहुमत बनाने से चूक जाती, गोवा में मनोहर पर्रिकर के बावजूद वो हार जाती है। तो ये हाइपरबोलिक है और मैंने बार बार कहा है ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्रचार तंत्र है जो उनको इनविंसिबल जो है बनाने का नैरेटिव गढ़ता है। लेकिन क्या हकीकत तो इनविंसिबल है? राज्य के चुनाव में बिल्कुल अनविंसिबल। भाई, बीजेपी के पास एक लंबी फेहरिस्त है स्टार प्रचारकों की, अब वो रैलियां नहीं कर पाएंगे, अभी तो 15 तारीख तक, हो सकता है उससे आगे भी। अब क्या कैरेक्टर्स पर, बाकी एक्टर्स पर, कहानी पर, स्क्रिप्ट पर, मुद्दों पर ध्यान चला जाएगा? क्या आप इस ओर इशारा कर रहे हैं? 2 चीजें हैं। पहली बात है, चूंकि आपने फिल्मों का जिक्र किया है, तो 1982-83 के बाद से अगर आप देखें तो अमिताभ बच्चन, जिनको 1 से 11 तक माना जाता था, उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हुई थी। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अब बॉक्स ऑफिस में उतने बड़े हिट नहीं रह गए हैं। लोकसभा के चुनाव की बात होगी तो वो अलग तरीके से उसका विश्लेषण किया जाए। राज्यसभा के चुनाव में वो बॉक्स ऑफिस पर उतना ज्यादा करिश्मा नहीं कर पा रही, ये सच्चाई की बात है।
दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आज बीजेपी के नैरेटिव में जो नयापन था, जो अनोखापन था, वो आपको 2014 में दिखता है, 15, 16, 17 में दिखता है, और 2019 आते आते उसमें थकान आ जाती है, आपको पुलवामा और बालाकोट की मदद लेनी पड़ती। आज वही नैरेटिव है, उसमें कोई नयापन बिल्कुल नहीं है। तो जो वोटर के मन में 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डिलीवरी क्या की है, इसका उनको जवाब देना है। और अगर इसका जवाब नहीं मिलेगा तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े सफोलॉजिस्ट और पंडित इस बार उनको मुझे लगता है कि थोड़ी सी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ब्रजेश शुक्ला, आपका आकलन क्या है?